Hello, welcome to the Khan Lai Studies. Today we will start Indian Penal Code. First of all, we will discuss the introduction and the applicability of the IPC. सबसे पहला प्रश्न ये उठता है आईपीसी में कि आईपीसी कहाँ तक लागू होती है. The applicability of the Indian Penal Code. एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी के बारे में सेक्शन 3 and 4 आर इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो कि आईपीसी को भारत से परे किए गए अपराधों पर लागू होने की बात कहती है. जैसे इसके लिए हमें सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 आईपीसी को ध्यान से पढ़ना होगा कि किन परिस्थितियों में भारत से बाहर किए गए अपराध पर आईपीसी लागू होगी और किन व्यक्तियों पर लागू होगी. सेक्शन 3 क्या प्रोवाइड करता है. सेक्शन 3 की लैंग्वेज ये है कि भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था. यानी यदि कोई व्यक्ति भारत से परे बियॉन्ड इंडिया is liable to a trial according to the Indian law, किसी भारतीय विधि के अनुसार उसका विचारण भारत के अंदर होना है, तो ऐसा व्यक्ति भारत के बाहर यदि कोई कार्य करता है तो आईपीसी के अनुसार ये माना जाएगा कि उसने वह कार्य भारत के भीतर किया है. सेक्शन 3 है क्या. Section 3 provides that an act constituting an offence in India shall also be an offence when committed outside India. यानी यदि कोई कार्य भारत में अपराध है और भारत के बाहर किया जाता है तो ऐसा कार्य भारत के बाहर यदि किया जाए तो भी अपराध ही माना जाएगा. इसीलिए धारा 3 कहता है कि भारत से परे किए गए किसी अपराध की यदि कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, यानी भारत के बाहर उसने कोई ऐसा अपराध किया है और इंडियन लॉ के अनुसार उसका ट्रायल भारत में होगा, तो यदि ऐसा व्यक्ति भारत के बाहर कोई अपराध इस संहिता के अंतर्गत करता है, इस संहिता के बंधों के अनुसार उससे माना जाएगा कि उसने वह अपराध भारत के भीतर किया है. तो 2 लाइन इसने इंपॉर्टेंट है. पहले पॉइंट इसने कह दिया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत की किसी विधि के अनुसार भारत के बाहर किए गए किसी अपराध के लिए विचारण का पात्र है, तो इस संविधा के प्रावधानों के अनुसार अकॉर्डिंग टू आईपीसी ये माना जाएगा कि उसने वो अपराध भारत में किया है. कह रहे इट शैल बी डेल्ट इन द सेम मैनर
as if such act had been committed within India. तो पहला तो ये किसी भी व्यक्ति के बारे में धारा 3 है। अब इसके साथ ही साथ दूसरा जो धारा है वो है धारा 4 आईपीसी। धारा 4 आईपीसी क्या कहती है? धारा 4 आईपीसी का जो हेडलाइन है वो यही कहती है, द एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संविदा इस संहिता का विस्तार। राज्य क्षेत्रातीत यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस यानी भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर किए गए अपराधों पर इस संहिता यानी आईपीसी का लागू होना। ये सेक्शन 4 की हेडलाइन है। The provision of this code apply also to any offense committed. The provision of this code apply also to any offense committed by number 1 any citizen of India in any place without and beyond India. The IPC भारतीय दंड संहिता के अपराध के प्रावधान लागू होंगे कहां पर? नंबर 1 कह रहा है कि यदि ऐसा अपराध किसी भारतीय नागरिक के द्वारा किया गया है जो कि भारत के परे है, ये भारत के बाहर किसी स्थान में भारतीय नागरिक ने कोई अपराध किया है। नंबर 2, किसी व्यक्ति ने यानी जो नागरिक न हो, अन्य किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे शिप की और किसी ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि भारत में पंजीकृत है उस पर अपराध किया हो, तो wherever it may be found, तो जहां भी वो पाया जाएगा वहां भी वो पकड़ा जाएगा, उस पर ये आईपीसी लागू हो जाएगी। तो धारा 4 जो बता रहा है ये एप्लीकेबिलिटी में 2 तरह के लोगों की बात करता है। पहला जो भारत के नागरिक हैं और दूसरा वो व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है। भारत का नागरिक यदि है तो ऑफेंस कमिटेड बाय इंडियन सिटीजन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, then the IPC will applicable on him. Offense committed by Indian citizen in any place without and beyond India. भारत के नागरिक के द्वारा भारत के परे, भारत के बाहर किसी स्थान पर यदि कोई अपराध किया गया है तो उस पर आईपीसी के प्रावधान लागू होंगे। दूसरा पॉइंट जो रेज किया गया है कि जो नॉन सिटीजन है, जो भारत के नागरिक नहीं है, ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन, अब यहां पर सिटीजन वर्ड हटा करके कह दिया गया ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया wherever it may be। यानी ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक नहीं है, उसके द्वारा यदि कोई शिप पर यानी पानी के जहाज पर या हवाई जहाज पर, ऐसा हवाई जहाज जो कि भारत में पंजीकृत है, चाहे वो विश्व में कहीं भी हो, अगर उस व्यक्ति ने इस पर अपराध किया है तो उस पर आईपीसी के प्रावधान लागू होंगे। लेकिन कब लागू होंगे? When an offense is committed beyond the limit of India,
but the offender is found within the territorial limit of India. यानी ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के बाहर अपराध किया है, तो जब भी भारत में जहां भी पाया जाएगा उसका परीक्षण भारत में किया जाएगा। अब सेक्शन 4 में एक इलस्ट्रेशन है, उसको भी देख लीजिए, जिससे बात समझ में आएगी। A who is a citizen of India commits a murder in Uganda. He can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. A जो कि भारत का नागरिक है, युगांडा में हत्या का आरोप अपराध कारित करता है। तो वो व्यक्ति भारत में जहां भी पाया जाएगा, जब भी पाया जाएगा, तो उसका परीक्षण भारत में हो सकता है और उसकी दोष सिद्धि भी भारत में हो सकती है, जिसके लिए अलग से प्रोविजन बनाए गए हैं। तो सेक्शन 4 कैटेगराइज कर देता है सिटीजन एंड नॉन सिटीजन के बारे में। भारत का नागरिक कहीं भी अपराध करेगा उस पर आईपीसी के प्रावधान लागू होंगे। जब भी वो भारत में जहां भी पकड़ा जाएगा उसका परीक्षण होगा, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत का नागरिक नहीं है, वो किसी पानी के जहाज पर, शिप पर या भारत में पंजीकृत किसी एयरक्राफ्ट पर अपराध करता है, चाहे वो कहीं भी हो, तो उस पर भी आईपीसी के प्रावधान लागू होंगे यदि वो भारत में पकड़ा जाता है। तो इस सिलसिले में कहते हैं कि 2 कोर्ट्स ओपन है। पहला पॉइंट इसमें है, जो भारत का नागरिक नहीं है उसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि ही में बी एक्स्ट्राडाइटेड टू दैट कंट्री वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, कि चूंकि ये भारत का नागरिक नहीं है, तो यदि एक्स्ट्रेडिशन एक्ट 1962 के अंतर्गत कोई प्रावधान ऐसा है जिसमें उसे प्रत्यर्पण की उसका किया जा सकता है, जिस देश का वो नागरिक है, तो उसे उस देश को प्रत्यर्पण कर दिया जाएगा, तो उसका परीक्षण उसके देश में होगा। या he may be tried in India. Indian courts have power to try offense committed outside India. कह रहे भारत की न्यायालय को ऐसे व्यक्ति का परीक्षण करने का अधिकार है यदि वो अपराध भारत की भूमि पर, समुद्र पर या एयरक्राफ्ट पर कारित किया जाता है। लैंड में क्या क्या है, भारत भूमि में क्या क्या शामिल होगा। When an act is committed by citizen of India which would be an offense punishable under IPC if it had been committed in India, it can be dealt with the provision of section 188 of the CRPC. But this provision is applicable only about the citizen of India. तो लैंड एनी एक्ट इज कमिटेड बाय सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत भूमि पर अगर किया गया, भारत के नागरिक ने कोई अपराध किया है भारत की भूमि पर, तो जब भी वो पकड़ा जाएगा धारा 188 सीआरपीसी के अंतर्गत उसका परीक्षण किया जाएगा। समुद्र में देखें क्या है, हाई सी। हाई सी क्या है? हाई सी वो इलाका है, अगर इस इलाके में हाई सी पर जो पानी के जहाज जो भी चलते हैं, उन जहाज पर जिस देश का झंडा लगा होगा, इट इज फाउंडेड दैट ए शिप इज ए फ्लोटिंग आइलैंड। ए शिप इज ए फ्लोटिंग आइलैंड belonging to the country whose national flag
शी इज फ्लाइंग। तो हाई सी पर यदि कोई पानी का जहाज है, कोई शिप है, उस शिप पर जिस देश का झंडा लगा होगा तो ये माना जाएगा ये उस देश का आइलैंड है, यानी माना जाएगा उस देश की भूमि है। तो उस पर जब अपराध किया जाएगा तो इसके लिए उस देश में जो एडमिरल्टी कोर्ट्स हैं वो उसका परीक्षण करेंगी। इसमें आता है ऑफेंसेस कमिटेड ऑन इंडियन शिप्स। एक तो है इंडियन शिप्स ऑन हाई सी, तो भारत में लागू हो जाएगा, इंडियन शिप है। अब दूसरा है ऑफेंस कमिटेड ऑन फॉरेनर शिप विद इन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। हाई सी में तो आपने देख लिया कि जिस देश का झंडा होगा उस देश का वो आइलैंड माना जाएगा, उस देश का क्षेत्राधिकार होगा। और अगर इंडियन शिप है तो भारतीय न्यायालयों को क्षेत्राधिकार होगा। अगर कोई विदेशी शिप है, कोई फॉरेनर शिप है, लेकिन वो भारत के टेरिटोरियल वाटर्स में है, जो टेरिटोरियल वाटर्स है वो लैंड का हिस्सा माना जाता है। तो यदि विदेशी शिप भी है, फॉरेनर शिप भी है और भारत के किसी टेरिटोरियल वाटर में वो खड़ा है और उस पर कोई अपराध किया जाएगा तो माना जाएगा भारत में अपराध किया गया है, तो वहां पर भी आईपीसी लागू होगी। तो फॉरेन शिप पर यदि अपराध किया गया है तो यहां पर भी जो भारत में एडमिरल्टी कोर्ट्स हैं वो उसका परीक्षण करेंगी। और तीसरा है हाई सी में जो पायरेट्स हैं, यानी जो समुद्री डाकू हैं, जो जहाजों पर लूटपाट करते हैं, उनका क्षेत्राधिकार भी संबंधित देश की एडमिरल्टी कोर्ट्स को प्राप्त होगा। तीसरा आ गया एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट पर भारत की आईपीसी तब लागू होती है विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। भारत में यदि पंजीकृत एयरक्राफ्ट है तो भले ही वो किसी की आसमान में उड़ रहा हो, वेयर एवर इट मे बी ट्राइड इन इंडिया। तो ये आईपीसी के एप्लीकेबिलिटी सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स के बारे में है। सिटीजन्स के बारे में तो बहुत क्लियर कह दिया गया है कि सिटीजन्स अगर भारत के नागरिक हैं और कहीं भी अपराध कारित करते हैं, जब भी भारत में पकड़े जाएंगे तो उनका परीक्षण भारतीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। और अदर पर्सन्स के बारे में शिप और एयरक्राफ्ट, हाई सी, टेरिटोरियल वाटर के बारे में अलग से प्रावधान है। और जो भारत के नागरिक नहीं है उनको प्रत्यार्पण भी किया जा सकता है या उनका परीक्षण भारतीय विधि के अनुसार भारत में किया जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि आईपीसी जो है ये भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भी लागू होती है। इसकी एप्लीकेबिलिटी है विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया in relation to the citizen of India and in relation to the non-citizen of India। या तो उसका एक्सट्रेडिशन होगा और या अगर वो भारत के किसी विधि के अनुसार उसका परीक्षण भारत में हो सकता है तो उसका परीक्षण भारत में किया जाएगा। और इसके अलावा ये दे दिया गया कि भारतीय न्यायालयों को लैंड, सी, एयरक्राफ्ट, इन पर जो अपराध किए गए हैं इनको ट्रायल करने का भी क्षेत्राधिकार दिया गया है। हाई सी में बता दिया गया है, हाई सी में जो शिप होते हैं वो उसी देश के हिस्सा माने जाते हैं जिस देश का फ्लैग वो होस्ट किए रहते हैं। और दूसरा कह दिया गया ऑफेंस कमिटेड ऑन इंडियन शिप्स ऑन हाई सी, ऑफेंस कमिटेड एंड फॉरेनर शिप
विद इन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। भारत के टेरिटोरियल वाटर में जो किया गया अपराध माना जाएगा भारत के अंदर किया गया अपराध है। भारतीय जहाज पर किया गया अपराध माना जाएगा भारत के अंदर किया गया अपराध है। और जो हाई सी पर जो जहाज है उस पर जिस देश का झंडा लगा होगा उस देश को क्षेत्राधिकार होगा और इसका ट्रायल उन देशों की एडमिरल्टी कोर्ट्स ही करेंगी। एयरक्राफ्ट इफ इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया तो इस पर आईपीसी लागू होगी। जब भी अपराधी पकड़ा जाएगा उसका ट्रायल भारत में किया जाएगा। तो सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स के बारे में जो एप्लीकेबिलिटी दी गई है आईपीसी की वो सेक्शन 3 एंड 4 है कि भारत आईपीसी कहां कहां लागू होती है। अब इसके बाद देखिए इससे रिलेटेड जो सेक्शन हमने बताया है सेक्शन 188 सीआरपीसी, क्योंकि ये व्यक्ति जिसने बियॉन्ड इंडिया भारत के परे या भारत के बाहर कोई अपराध किया है जिसका परीक्षण भारत में किया जा सकता है, तो धारा 3 ये कहती है कि भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इसी संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा माना जाएगा कि वो कार्य भारत के भीतर किया गया था। अब ये तो आईपीसी कहती है। अब प्रोसीजर के लिए हमने देखते हैं जुरिसडिक्शन कैसे होगा, वो सेक्शन 188 सीआरपीसी कहती है। प्रोसीजर कंप्लीमेंट्स टू सेक्शन 4 आईपीसी, यानी ऐसे सभी कानून जिस पर जो जिसके संबंध में ऐसे तमाम अपराध जिसके संबंध में भारतीय कानून लागू होते हैं, भारतीय न्यायालय को जिस पर क्षेत्राधिकार दिया गया है कि उनका ट्रायल भारतीय न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, तो इसकी प्रक्रिया धारा 188 सीआरपीसी में दी गई है। इट इज ए नेसेसरी प्रोसीजरल कॉम्प्लीमेंट। प्रोसीजर क्या अपनाया जाएगा? सेक्शन 188 क्या कहता है? व्हेन एन ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, फिर आपने देखा आउटसाइड इंडिया है, सिटीजन के द्वारा किया गया है या नॉन सिटीजन के द्वारा किया गया है। व्हेन एन ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन हाई सी और एल्सवेयर, भारत के नागरिक के द्वारा भारत के परे भारत के बाहर विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया यदि कोई अपराध किया गया है, चाहे वो हाई सी पर हो चाहे किसी अन्य स्थान पर हो, यानी हाई सी पर भी अगर उसने कोई अपराध किया है और किसी विदेशी शिप पर कर दिया है भारत का नागरिक। और दूसरा, बाय ए पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक तो नहीं है, अपराध करने के समय उनके द्वारा किसी भी शिप पर किसी भी एयरक्राफ्ट पर जो कि भारत में पंजीकृत है यदि अपराध किया जाता है, he may be dealt with in respect of such an offense as if it had been committed at any place within India at which he may be found। अब ये सेक्शन 3 को रिलेट करता है। जैसे सेक्शन 3 कह रहा है, बार बार कह रहा है कि भारत से परे किए गए कार्य के लिए उसे संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया है। तो सेक्शन 188 भी ये कह रहा है कि नागरिकों ने यदि अपराध किया है या गैर नागरिक ने कोई अपराध किया है तो उसको कैसे बरता जाएगा, हाउ इट शुड बी डेल्ट। He may be dealt with in respect of such an offense as if it had been committed at any place within India। Offense is committed beyond India, but treated क्या किया जाएगा, how he will be dealt, will dealt that as it had been committed within India at any place where he may be found, जहां पर भी वो पकड़ा जाए। अब यदि ऐसा कोई व्यक्ति भारत में पकड़ा जाता है तो इसके लिए अगला प्रोविजन है
188 में द सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नेसेसरी फॉर सच ट्रायल, ऐसे व्यक्ति का परीक्षण करने के पहले केंद्र सरकार की संस्तुति आवश्यक होगी। वजह क्या है? ऐसा न हो कि इस अभियुक्त को एक ही अपराध के लिए 2 बार इसका परीक्षण हो जाए। तो केंद्र सरकार की जानकारी में यह बात आएगी, केंद्र सरकार संस्तुति देगी, उसके बाद ही उसका परीक्षण होगा और उस स्थान पर होगा जहां पर केंद्र सरकार से संस्तुति देगी। अब सवाल ये होता है कि यदि कोई ऐसे व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है और केंद्र सरकार की संस्तुति नहीं ली गई है, यानी प्रोसीजर टू फेल्योर टू फॉलो रूल्स, सेक्शन 188 के जो रूल्स हैं उससे अगर पालन उसका नहीं किया गया है, तो ऐसे ट्रायल का रिजल्ट क्या होगा? तो हमको जाना पड़ता है सेक्शन 462 सीआरपीसी में, द ट्रायल और प्रोसीडिंग शैल नॉट बी वाइड अनलेस इट ओकेजन ए फेल्योर ऑफ जस्टिस। 462 सीआरपीसी ये कहती है कि ऐसा परीक्षण शून्य नहीं होगा जब तक ये साबित ना हो जाए कि इससे जो है न्याय की विफलता कारित हो गई है, यानी इसका पालन ना करने की वजह से उस अभियुक्त के खिलाफ न्याय नहीं हो सका है, उसे न्याय की विफलता कारित हुई है। यदि न्याय की विफलता कारित हुई है तो ऐसा परीक्षण शून्य होगा। अदरवाइज यदि 188 के प्रावधानों में को पालन करने में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके आधार पर यह प्रोसीडिंग, ये ट्रायल विशिएट नहीं होगा। जो सीआरपीसी के लास्ट में दिया है कि कौन कौन सी प्रोसीडिंग विशिएट हो जाती हैं, तो ये आप देखिएगा कि ये सेक्शन 3, सेक्शन 4 आईपीसी रिलेटेड विद और रेड विद सेक्शन 188 सीआरपीसी ये बताता है कि आईपीसी के प्रावधान भारत के बाहर किस प्रकार से लागू होंगे, भारत के नागरिकों पर कैसे लागू होंगे, वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है उनके बारे में क्या प्रावधान किया गया है। तो सेक्शन 3 और 4 को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। इसको फिर से सुन लीजिए। सेक्शन 3 की क्या कहती है? सेक्शन 3, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट एन एक्ट constituting an offense in India, if an act constituting an offense in India shall also be an offense when committed outside India, यदि कोई कार्य भारत में अगर किया जाता और अपराध होता, यदि भारत के बाहर किया जाएगा तो भी अपराध होगा। पहली लाइन तो ये कहती है सेक्शन 3, और दूसरी लाइन क्या कहती है कि अब ऐसा व्यक्ति, इसका ट्रायल होगा भारतीय संहिता दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार, इसी प्रकार से होगा जैसे कि वो कार्य भारत में किया गया हो। तो पहला तो क्लियर कर दिया है कि यदि कोई कार्य यानी एक्ट जो डिफाइंड है आईपीसी में, एक्ट कार्य या लोप, यानी कोई कार्य या लोप जो अपराध गठित करते हैं और जो आईपीसी के अंतर्गत या भारत के किसी कानून के अनुसार वो अपराध का गठन करते हैं, तो ऐसा कार्य या ऐसा लोप यदि भारत के बाहर भी किया जाता है तो भी वो अपराध ही माना जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार से उसको डील किया जाएगा, इस प्रकार से ही विल बी डेल्ट एज दैट हैड बीन कमिटेड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो सेक्शन 3, फिर सेक्शन 4 कहता है द एक्सटेंशन ऑफ कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, टेरिटरी के बाहर, भारत क्षेत्र के बाहर, यानी विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया यदि कोई कार्य किया गया है तो यहां पर 2 कैटेगरी कर दिया गया। पहला कैटेगरी ऑफेंस कमिटेड बाय द इंडियन सिटीजन
offense committed by the other person who are not Indian citizens. इनके बारे में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति when an offense is committed beyond the limits of India but the offender is found within the territory of India, then two courses are open. He may be given up for trial in the country where the offense was committed, यानी he may be extradited to that country, उसका हम प्रत्यर्पण कर देंगे, या he may be tried in India according to law. और तो ये सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बेसिक चीज है द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पेनल कोड विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यानी ऐसा कार्य जो यदि भारत में किया जाता वो अपराध होता, ऐसा कार्य यदि भारत में किया जाता और वो अपराध होता, और तो ऐसा कार्य यदि भारत के बाहर किया जाएगा तो भी अपराध ही माना जाएगा। और सेक्शन 4 डिवाइड कर देता है, यदि भारत का नागरिक है तो उसमें भारतीय न्यायालयों के लिए कोई समस्या नहीं है, जब भी जहां पकड़ा जाएगा 188 के अनुसार उसका परीक्षण होगा। लेकिन जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है उसके लिए केंद्र सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी, उसकी सैंक्शन लेनी पड़ेगी। उसके लिए दो रास्ते खुले हैं, या तो उसे उसके देश के हवाले कर दिया जाए या भारतीय कानून के तहत उसका परीक्षण भारत में किया जाएगा। युगांडा का मिसाल आपने देख लिया, और कुछ पॉइंट आपने इसमें ऐसे देखे हैं कि हाई सी पर जो भी पानी के जहाज तैरते रहते हैं तो उस पर जिस देश का झंडा लगा रहेगा माना जाएगा वो उस देश का एक आइलैंड है, यानी उसका ज्यूरिसडिक्शन उसी देश को चला जाएगा जिसका झंडा उस पर होगा। लेकिन ऑफेंस कमिटेड ऑन इंडियन शिप्स ऑन हाई सी, भारत के में पंजीकृत कोई जहाज है हाई सी में है तो भारतीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार है। ऑफेंस कमिटेड ऑफ फॉरेनर शिप, विदेशी शिप, लेकिन जो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, वहां पर खड़े हैं, लंगर डाले हुए हैं, इस पर किसी विदेशी के किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है उसने कोई अपराध कर दिया है, तो चूंकि टेरिटोरियल वाटर भारत का हिस्सा माना जाता है तो इस पर भी भारतीय न्यायालयों को क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा और उस पर आईपीसी लागू होगी। लेकिन इन ऑफेंसेस के लिए अलग अलग न्यायालय बने हैं जिसे हम कहते हैं एडमिरल्टी कोर्ट्स, जो इसका ट्रायल करेंगे। एयरक्राफ्ट के बारे में जान लीजिए। द एयरक्राफ्ट इफ इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं भी उड़ रहा हो उस पर आईपीसी लागू होगी, और उस पर अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसका परीक्षण भारत में किया जा सकता है। तो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ये दो सेक्शन हैं, ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ द आईपीसी बियॉन्ड इंडिया को डील करते हैं। और जब भी इसका हम उत्तर लिखेंगे तो इसको हम सेक्शन 3 एंड 4 के साथ सेक्शन 188 सीआरपीसी का भी उल्लेख अवश्य करेंगे, तभी ये प्रश्न पूरा होगा। वजह इसकी स्पष्ट है कि 188 सीआरपीसी प्रोसीजर बताता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन बताता है। तो जब आईपीसी हम शुरू करते हैं तो सवाल लोग छोड़ देते हैं, अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में, या इसका जो ये इलस्ट्रेशन है ये पूछा जाएगा। तो ये इसको आपको ध्यान से देखना है कि आईपीसी कहां तक ये लागू कब होगी और कहां कहां लागू होगी। इसी प्रकार जो हमारा डेफिनेशन क्लास है इसको बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से हमें पढ़ना चाहिए। जैसे एक सेक्शन 6 है, इसको भी समझ लीजिए। ये क्या कहता है? थ्रू आउट दिस
code, every definition of an offense, every penal provision, every illustration of every definition shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions. Through those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. ये आगे आपको कोई समस्या ना हो, इसको क्लैरिटी के लिए धारा 6 दे दिया गया है कि धारा 6 कुछ बातों को क्लियर करती है कि किसी बात को बार बार रिपीट ना करना पड़े। क्योंकि ये चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन पिनल कोड जो है वो जनरल एक्सेप्शन को डील करता है, सामान्य अपवाद है। जो अपवादिक धाराएं जितनी दी हुई हैं, यानी कोई कार्य अपराध नहीं है, कोई कार्य अपराध नहीं। जैसे आप पढ़ना शुरू करें जनरल एक्सेप्शन तो कोई कार्य अपराध नहीं है। देखिए आप ये जनरल एक्सेप्शन शुरू होता है सेक्शन 76 से जनरल एक्सेप्शन शुरू हुआ। तो जब जनरल एक्सेप्शन शुरू होता है तो वहां कहा जाता है, जैसे सेक्शन 76 कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ in good faith believes himself to be bound by law to do it। यानी ऐसा कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा यदि किया जाता है जो कि वो गुड फेथ में करता है और तथ्य की गलती के साथ करता है और ये मान के करता है कि वो कार्य करने के लिए बाध्य है, यदि उसके कार्य से किसी को कोई क्षति प्राप्त हो जाती है, कोई अपराध कारित हो जाता है, तो उसका ऐसा एक्ट, ऐसा कार्य या उसका ऐसा लोप ये अपराध नहीं होगा। तो हमने एक एग्जाम्पल बताया कि यहाँ था जनरल एक्सेप्शन स्टार्ट विद सेक्शन 76। तो इस जनरल एक्सेप्शन को कवर करने के लिए सारा 6 में क्लियर कर दिया है। सेक्शन 6 रिलेट्स टू द इफेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द कोड। Chapter 4 deals with general exceptions which are to be read as a forming part of various offences created under this code। ये जो जनरल एक्सेप्शन है ये हर अपराध के साथ पढ़ा जाएगा। कोई भी अपराध है तो वो अपराधी जनरल एक्सेप्शन का जो है प्ली ले सकता है, अपने बचाव में वो अपवाद की कोई धारा को उठा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है which are to be read as a forming part of the various offense, यानी हर अपराध का एक हिस्सा माना जाएगा ये जनरल एक्सेप्शन। forming part of the various offenses created under the IPC, they are the defenses which are to be read as a forming part of the various offenses created under this code। कहते हैं they are the defense, ये अब डिफेंस है, ये अभियुक्त को एक बचाव का आधार देता है जनरल एक्सेप्शन। इसीलिए जनरल एक्सेप्शन में जितने भी सेक्शन आते हैं उन सब को अपराध का हिस्सा, अब किसी भी पेनल प्रोविजन का पार्ट माना जाएगा। दे विल बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ द पेनल प्रोविजन। दे आर द डिफेंसेस व्हिच एन accused can put up in any case। they have been put together with a view to avoid repetition in each section डिफाइनिंग एन ऑफेंस। ये सेक्शन 6 क्यों कह रहा है इसी बात? धारा 6 में ये बात की जा रही है कि बार बार हर अपराध के प्रावधान के साथ उसके अपवाद ना बताने पड़े। पर तो धारा 76 से लेके 102 जो जनरल एक्सेप्शन है उसको हम बार बार लिखना पड़ेगा। तो यह कह दिया चैप्टर 4 विच इज रिलेटेड टू जनरल एक्सेप्शन, इसमें जो प्रोविजन है ये हर आपराधिक प्रावधान पेनल प्रोविजन का हिस्सा माने जाएंगे। ये धारा 6 क्लियर कर देती है। इसके लिए हर पेनल प्रोविजन के साथ एक्सेप्शनल क्लास नहीं लिखा गया है, एक्सेप्शन एक जगह दे दिया गया है और धारा 6 उसे कवर कर लेती है। तो ये धारा 6 आपको क्लैरिटी देती है कि किसी भी अपराध का जो अपराधी है वो
किसी भी समय इन डिफेंस को अपने पक्ष में उठा सकता है। उसके लिए आईपीसी ने हर पेनल प्रोविजन के साथ अपवादिक प्रोविजन नहीं लिखा है, तो शुड बी द जनरल एक्सेप्शन शुड बी रेड एज ए पार्ट ऑफ penal provision according to section 6 of the IPC। तो ये जान लीजिए आईपीसी का इंटरप्रिटेशन करने में धारा 6 को याद रखना पड़ेगा। तो ये इंटरप्रिटेशन क्लास चल रहा है। आज हमने देखा सेक्शन 3, 4 एंड द सेक्शन 6। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम शुरू करेंगे जो बहुत से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डेफिनेशन अगर दिमाग में रहेगी तो आईपीसी का इंटरप्रिटेशन करना आपके लिए आसान होगा। और डेफिनेशन क्लास को याद करना इसलिए भी जरूरी है कि प्री में भी और मेंस में भी इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये जो परिभाषा का ये सेक्शन है, परिभाषाएं जो दी गई इन सब परिभाषाओं को आपको याद करना है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको परिभाषाओं को ब्रीफ में बता दें। थैंक यू वेरी मच।